Hello students, in today's video we will discuss about macroeconomics of plus 2 and we are studying first chapter of macroeconomics. As you all know that we have completed its first two part in previous video. In this video we will proceed to its third part, okay? So let us move to the chapter. The name of chapter is Introduction to Macroeconomics and this is my third part, okay? So today's topic is significance of macroeconomics. It means what are the importance of what are the importance and what are the significance of macroeconomics. क्या macroeconomics को पढ़ने से कौन कौन से conclusions हमें मिलते हैं, उन conclusion की क्या क्या importance है, ठीक है? तो सबसे पहले the following observations highlight the significance of macroeconomics. इसमें first point है description of the economy, यानी कि मैक्रो इकोनॉमी की स्टडी करने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी का स्टेटस क्या है, कि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप्ड है, वेदर इट इज़ डेवलपिंग और इट इज़ डेवलप्ड, ठीक है? डेवलप्ड इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर जीडीपी के अंदर जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर्स का होता है, ठीक है? अंडर डेवलप्ड कंट्री वो होती है जिसकी जीडीपी की फॉर्मेशन के अंदर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट होता है, और डेवलपिंग इकोनॉमी वो होती है जिसके अंदर एग्रीकल्चर का जो शेयर होता है जीडीपी के अंदर वो तो डिक्रीजिंग होता है, वो तो घटता होता है, और प्राइमरी सेकेंडरी और टेरिशरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी की फॉर्मेशन में वो इंक्रीजिंग होता है। तो ऐसे करके जब हम एक इकोनॉमी की जीडीपी को स्टडी करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि उस इकोनॉमी की जीडीपी की फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है। जब हम उन पर्टिकुलर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देख लेंगे कि कौन से सेक्टर का कितना पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो इकोनॉमी डेवलपिंग है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए हमें मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करनी पड़ेगी। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी इस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि हमें उस कंट्री की नेशनल इनकम या जीडीपी को कैलकुलेट करना है, तो यही होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोनॉमी। जैसे कि एग्जांपल फर्स्ट है, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम रिवील्स द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। क्या नेशनल इनकम की जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक इकोनॉमी का नेचर कैसा है, उसके उसके लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे हैं, ठीक है? Second has study of unemployment reveal the magnitude of the problem and way it can be handled। यानी कि अगर एक इकोनॉमी में हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कोजेज हैं जिनकी वजह से एक इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। अब उन अनएम्प्लॉयमेंट को कौन से मेथड से, कौन से टेक्निक से रिड्यूस किया जा सकता है जिससे इकोनॉमी के अंदर फर्दर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, ठीक है? तो ये पॉइंट सेकंड होता है। थर्ड पॉइंट होता है गवर्नमेंट बजट रिवील्स द वे इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तीसरा आता है ये जब हम गवर्नमेंट बजट की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एक इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कितना है। सपोज कीजिए अगर कोई इकोनॉमी है जो कि मार्केट इकोनॉमी है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बजट होगा उसके अंदर जो प्लान्स होंगे और जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो बहुत लिमिटेड होंगे। और अगर कोई मिक्स्ड इकोनॉमी होगी वहाँ पे गवर्नमेंट बजट की रेलिवेंस थोड़ी ज़्यादा होगी। और अगर कोई इकोनॉमी है जो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है तो वहाँ पे गवर्नमेंट बजट ही एक इकोनॉमी को डिफाइन करेगा। इकोनॉमी में होने वाले जितने भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के डिसीजंस होते हैं वो सब गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू ही लेती है। तो जब गवर्नमेंट बजट की अच्छे से स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट उस कंट्री को कैसे रेगुलेट कर रही है, कौन से सिस्टम से गवर्नमेंट अपनी कंट्री को, अपनी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। तो जब इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि एक इकोनॉमी क्या डिस्क्राइब कर रही है, एक इकोनॉमी के कैसे डिस्क्राइब किया जाना है, उसको कैसे कैटेगराइज किया जाना है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही एक पॉइंट बनता है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की एक इम्पोर्टेंस है। सेकंड पॉइंट है रोड मैप ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। It offers roadmap of growth and development program and policies of economic growth are drawn by assessing the needs and means of the economy। ठीक है, रोड मैप यानी कि एक इकोनॉमी है वो अंडर डेवलप्ड है या वो डेवलपिंग है, तो कौन कौन से ग्रोथ के प्रोसीजर्स, कौन कौन से ग्रोथ के स्टेप्स उस कंट्री को ऑक्यूपाई करने चाहिए, ऑप्ट करने चाहिए जिससे उसके डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें स्पीड आए। कौन कौन से ऐसे डिसीज़न होने चाहिए, कौन से ऐसे ग्रोथ के डिसीज़न गवर्नमेंट को लेने चाहिए जिससे उस इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो, ठीक है? ग्रोथ के लिए कौन कौन से रोड मैप होने चाहिए, डेवलपमेंट को, एक इकोनॉमी को कैसे डेवलप करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना है, कौन कौन से स्टेप को लेना है जिससे इकोनॉमी मेरी ग्रो करे। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करने के बाद ही पता चलती है। ये भी इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
थर्ड पॉइंट जो है वो ये कहता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हाउ टू अचीव स्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस इज अचीव्ड थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी, दिस पॉलिसीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे गेन करना है। देखिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को अचीव करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अगर कोई कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे जितने भी वहाँ के लोग होंगे, जितने भी इकोनॉमिक एग्रीगेट्स होंगे, वो एक बेस लेवल पे ही रह जाएंगे। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए अगर इंडिया की आज की अगर नेशनल इनकम 100 रुपीज़ है, तो वो अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर 100 से अगर इंक्रीज़ होती है तो ये उस इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होता है। अगर पिछले 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर अगर हमारी नेशनल इनकम कांस्टेंट ही है, तो इसका मतलब है कि नेशनल इनकम कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा प्राइस इन्फ्लेशन है कंट्री के अंदर, जो प्राइस लेवल होता है, जो इन्फ्लेशन होते हैं, जो ट्रेड साइकिल्स होते हैं, वो भी रन करते हैं। तो नॉमिनल बेसिस पे तो हो सकता है हमारी नेशनल इनकम सेम ही हो, लेकिन रियल लेवल पे जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो यह डिक्रीजिंग आएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए और स्टेबिलिटी भी रहनी चाहिए। यानी कि उस कंट्री के अंदर ना तो इन्फ्लेशन होना चाहिए, ना डिफ्लेशनरी प्रोसेस होनी चाहिए। प्रोसेस होनी चाहिए तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोसेस को कैसे अचीव करना है, उसको अचीव करने के लिए अगर एक इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आता भी है, डिफ्लेशन आता भी है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उनको मेजर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी और वहाँ का सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करता है, जिससे उस इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो जब कभी ऐसा होता है तो ये भी मेरा सब्जेक्ट मैटर बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है मैक्रो इकोनॉमी को स्टडी करने की कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर हमें चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। इट रिवील्स द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन to the rest of the world. Capacity of a country is reflected by export of that country, and compulsion or dependence of a country is shown by import of that country. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस को अगर हमें रिवील करना है, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट ये शो करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सपोज अगर कोई एक इकोनॉमी है जहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल है, यानी कि इंपोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, इसका मतलब है कि वो कंट्री फुल्ली स्टेबल है। ठीक है, जितना वो एक करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर परचेज करते हैं, उतना ही वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल करते हैं। तो जितनी उनकी डोमेस्टिक नीड है एक करंट ईयर के अंदर, वो उनके एक्सपोर्ट से फुलफिल हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंट्री अगर है तो उसको बोलेंगे सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं होता है, ये बहुत रेयर सिचुएशन होती है। या तो किसी कंट्री के इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे या किसी कंट्री के एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे। अगर कोई ऐसी कंट्री है जिसके एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स उस इकोनॉमी का ये शो करता है कि वो इकोनॉमी बहुत ही कैप्टिव इकोनॉमी है, उसके अंदर बहुत ही कैपेसिटी है। ठीक है, क्योंकि वो खुद की नीड्स को फुलफिल करने के साथ साथ दूसरी कंट्री की नीड्स को भी फुलफिल कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब होता है कि वो कंट्री के पास बहुत कैपेसिटी है, उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। और अगर कोई ऐसी कंट्री होती है जिसका इम्पोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, इसका मतलब ये है कि वो कंट्री अपने वांट्स एंड अपने डेली नीड्स के लिए किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है। वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं है। उन्हें जो जिन चीज़ों का कंजम्पशन करना है, कि जिन गुड एंड सर्विसेज का वो लोग कंजम्पशन करते हैं उस इकोनॉमी के, वो उनके प्रोडक्शन के लिए खुद पे डिपेंडेंट नहीं है, बजाय कि अदर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है जिस कंट्री से वो उन गुड एंड सर्विसेज का इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ये बताता है कि एक कंट्री पूरी तरह से कितनी कैपेसिटी कैप्टिव है। अगर उसके एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो कंट्री कैप्टिव है, उस कंट्री के पास पोटेंशियल है कि वो दूसरी कंट्री की वांट्स या वो डिज़ायर्स को भी सेटिस्फाई कर रही है। और अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट ज़्यादा हैं, इसका मतलब वो कंट्री दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस ये रिवील करता है कि एक इकोनॉमी की पोजीशन क्या है। ठीक है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितनी है। तो जब कभी हमें इस चीज़ के बारे में डिटेल स्टडी करनी होती है तो ये होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटस। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। It offers insight into the problem of poverty and environmental pollution and also provide the solution to curb this problem. देखिए, एक इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, तो उस पॉवर्टी की प्रॉब्लम को कैसे इरेडिकेट करना है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए जिससे लोग पुअर जो पॉवर्टी लाइन होती है उसको क्रॉस करें। अगर एक इकोनॉमी के अंदर पॉवर्टी रेशो डिक्रीजिंग होता है, धीरे धीरे कम हो रहा है कंसेक्यूटिव ईयर्स में, तो इसका मतलब है कि उस इकोनॉमी के जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी को कैसे रिजोल्व करना है। और एक सब्सिडरी पॉइंट
पहले हुआ करता था, लेकिन अभी धीरे धीरे मेन पॉइंट्स में काउंट होने लगा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, देखिए अब आने वाले टाइम के अंदर इकोनॉमिक्स के अंदर एक नया कंसेप्ट जुड़ता जा रहा है, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफ़िल हो जाएं और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी बच जाएं जो हमारी फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए भी यूज़ के लिए रह जाए। यानी कि रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए, प्रेजेंट की नीड्स भी फुलफ़िल हो जाए और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी बच जाएं जिनको हमारे फ्यूचर में आने वाली जनरेशन यूज़ कर सके। तो ठीक है, जब रिसोर्सेज को ऐसे यूज़ किया जाता है तो उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब बात आती है एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की। सपोज़ कीजिए कोई एक कंट्री है जिसकी जीडीपी बहुत लो है। अब उस कंट्री के अंदर एक डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ के लोगों ने उनके नेचुरल रिसोर्सेज का पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उस एक कंट्री के अंदर एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर हो गई है। तो जब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ के लोगों पे क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से डिजीज़ होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसी गैसेस होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, जिनकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम या कोई भी लंग कैंसर या किसी भी तरह से कोई फिजिकल एक्टिविटी को हैम्पर करने वाली जो भी डिजीज़ होती हैं वो उन्हें हो जाएंगी। तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट तो कर लिया, लेकिन वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, वो डेवलपमेंट है सिर्फ कुछ टाइम के लिए। और एनवायरनमेंट पोल्यूशन है वो उस डेवलपमेंट से होने वाले जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सबको कवर कर देगी। तो अगर ऐसा होता है तो फ़ायदा तो कम है, लेकिन इससे होने वाले जो लॉसेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कैसे कि इकोनॉमी को रन किया जाए कि वहाँ पे एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी कंट्रोल में रहे, जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको भी ऐसे यूटिलाइज़ करना है कि हमारी जनरेशन के लिए भी कुछ यूज़ कर लें और फ्यूचर में आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर ले। तो डेवलपमेंट ऐसे करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर। जब कभी ऐसे होगा तो इकोनॉमी के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करना ज़रूरी है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंस है। 6 पॉइंट आता है policy formulation. Instrument of macroeconomics is extremely useful in formulation of policies for the growth and development of the country. यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन कैसे की जाए, अगर उस कंट्री को उस इकोनॉमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पाथ पे मूव करना है तो कौन कौन सी पॉलिसीज़ होनी चाहिए, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जो वहाँ पे यूज़ किए जाने चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तब भी हम एक इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट मान के स्टडी करते हैं। अब वो सिंगल यूनिट को मानेंगे तो उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट, हम कुछ पॉलिसीज़, कुछ प्रोग्राम्स हम लोग अप्लाई करेंगे, उस कंट्री के अंदर रन करेंगे, जिससे वहाँ की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम जो होता है एक इकोनॉमिक लेवल पे या मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ही होता है। तो ये जो 6 पॉइंट हमने पढ़े हैं, दीज आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दे सिग्निफाइज दैट वट आर द इम्पोर्टेंस टू स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद सच एग्रीगेट्स विच रिलेटेड टू अ इकोनॉमी एज अ होल। तो एक इकोनॉमी के जितने, एक इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी एग्रीगेट्स होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको स्टडी करना, उन सबको स्टडी करके उनके बेसिस पे कुछ एनालिसिस निकालना और फिर कुछ ऐसे टूल्स और कुछ ऐसी पॉलिसीज़ का फॉर्मुलेशन करना जिनसे वो सभी प्रॉब्लम्स रेडिकेट हो जाएं, वो सभी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएं। तो जब कभी हम ऐसा करते हैं तो ये सब सब्जेक्ट बनता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है, सो दे आर द इम्पोर्टेंस एंड significance of macroeconomics. Okay, so from the above discussion we can conclude our session in these words, like in short we can say that the knowledge of macroeconomic variable and macroeconomic model is extremely essential in understanding the performance of the country as well as in the formulation of policies and programs for its growth and development। यानी कि उस कंट्री के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से पॉलिसीज़, कौन कौन से प्रोग्राम्स को रन करना चाहिए, ये सभी, इन सब की जितनी भी स्टडी होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आज के सेशन के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस सेशन, feel free to ask me in my comment box. I will definitely answer it. And for today it is over. आगे की क्लास हम पढ़ेंगे कल। So till that, thank you and have a nice day.